Hello everyone, this is Priti Mishra and you're watching me on Let's Learn Mathematics. So students, today we are going to start a very initial topic in calculus, that is limits. Limits क्या होते हैं इसके बारे में हम समझेंगे and how they are connected with functions and इनका क्या यूज़ होता है, क्यों हमने लिमिट को इंट्रोड्यूस किया, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे. कुछ एग्जाम्पल्स भी कर लेंगे. मेनली आज हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे एंड नेक्स्ट फिर आगे आने वाले लेक्चर्स में हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे. ओके, सो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगता है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ट्राई टू शेयर द लेक्चर more and more, and whatever the queries and doubts you have in mathematics, please let me know in the comment sections below. All right, so without wasting our time, let's get started. So students, today we will talk about limits. Limits क्या होते हैं? ओके, कैलकुलस में आपकी जो सबसे बेसिक चीज़ होती है वो आपकी लिमिट्स ही होती है. ऑलराइट, सो सबसे पहले एक चीज़ मैं क्वेश्चन करना चाहूँगी आप लोगों से. फंक्शंस तो सभी को पता है, ठीक है. ऑलवेज y इज़ इक्वल टू एफ एक्स हम ऐसे लिखते हैं. यहाँ पे कुछ भी x के फॉर्म में कोई भी फंक्शन गिवन होता है, ओके, एंड आप x की जगह पे कुछ वैल्यू रखते हो एंड x की जगह पे जो वैल्यू रखते हो तो वो फंक्शन पूरा एज अ मशीन अपना काम करके y की वैल्यू देता है. ओके, फंक्शन से तो सब लोग इंट्रोड्यूस हैं अच्छी तरीके से. नाउ नेक्स्ट थिंग यहाँ पे जो है वो ये है कि लिमिट का मतलब आखिर क्या है. तो सपोज करिए अगर मैं यहाँ पे एफ एक्स ले लेती हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x अपॉन एक्स. Alright, so here I have to put some values at the place of x. Alright, x is equals to x is element of r. I am saying here. Okay, real number रखेंगे हम, कोई भी रियल नंबर रखेंगे एंड उसके बाद वैसे ही जैसे होता है कि वैल्यू रख दी, अब हमें एफ एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, वाई की वैल्यू क्या मिलेगी. ऑलराइट, तो सपोज करिए यहाँ पे हम अगर 2 एफ ऑफ 2 फाइंड आउट करना चाहें देन व्हाट इट विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 2. दैट मीन्स 2 में से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट 2. ऑलराइट, चलो कुछ और वैल्यूज रख के देख लेते हैं. एफ ऑफ 1 रखते हैं एक्स की जगह पे. सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 1 कैंसिल, फिर 2 मिलेगा आपको. अब f ऑफ अगर आप 5.5 रखना चाहो, सो हियर ऑल्सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 5.5 अपॉन 5.5 कैंसिल हो जाएगा सब कुछ, ठीक है. कोई भी रियल वैल्यू आप रखोगे कैंसिल हो जाएगा. बट यहाँ पे भी एक लिमिटेशन है, एक रिस्ट्रिक्शन है. वो क्या है, अगर आप f ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहो देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू. यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 अपॉन 0, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 तो 0 गया, 0 बाई 0 के फॉर्म में आ रहा है यहाँ पे. सो इसकी तो वैल्यू अपने को पता ही नहीं है ना. वेनेवर आपकी वैल्यू x अगर 0 है तो आप वेरिएबल के फॉर्म में भी अगर x इंक्लूडेड होता है 0, तो वेरिएबल के फॉर्म में भी अगर x बाई एक्स कुछ दिया हो तो आप x बाई एक्स कैंसिल नहीं कर पाते हो, ठीक है, क्योंकि वो 0 बाई 0 के फॉर्म में होता है. ऑलराइट, सो इसलिए कैंसिल नहीं कर पाते हो. एंड यहाँ पे तो 0 बाई 0 आ रही है वैल्यू, तो ये क्या है, ये तो नॉट डिफाइंड. हम इसे डिफाइन ही नहीं कर सकते ये है क्या, इसका मतलब क्या, हमें कुछ नहीं पता. ओके, सो f ऑफ 0 मतलब अगर x की वैल्यू 0 आ रही है, x पे तो पता है, तो y की वैल्यू होगी क्या, ये हमें पता करना बड़ी मुश्किल वाली बात हो जाती है, ठीक है. तो हमें फंक्शन की ही एक्चुअली वैल्यू पता करनी है. इस तरीके की जब भी कोई चीज़ आ जाएगी इसमें भी लिमिटेशन आती है, 0 बाई 0 नॉट डिफाइंड फॉर्म्स जो होते हैं, ठीक है, उसके लिए हमें लिमिट्स की ज़रूरत पड़ती है. लिमिट्स अगर हम इंट्रोड्यूस कर देंगे इसमें तो हमें इनकी वैल्यूज़ नॉट एग्जैक्टली एट 0 बट येस 0 के आसपास जो अगर हम वैल्यू रखते हैं तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, ये लिमिट्स के थ्रू हमें पता चलता है, ठीक है. जैसे कि f ऑफ 0 आप नहीं फाइंड आउट कर पाए, ओके, बट अगर मैं यहाँ पे एक ऐसे ड्रॉ कर दूँ रियल लाइन, ये x एक्सिस है, मान लीजिए आपकी y एक्सिस है, ओके, दिस इज x डैश, ये 0 है, ये 0 है यहाँ पे. अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये आपका 0 हो गया. 0 के जस्ट बगल में अगर 0 पे, ठीक है, आपका यहाँ पे मान लीजिए 2 है, ठीक है, 2 वैल्यू दे नहीं रहा है इसलिए मैंने हॉलो ऐसे सर्कल बनाया है, इसमें अंदर कुछ फिल नहीं किया, ठीक है. तो x आप वैल्यू दे रहे हो 0, ठीक.
अब यहाँ पे 0 के बगल की जस्ट वैल्यू मान लो कुछ भी छोटी सी वैल्यू ले, 0.2 ले लो, है ना, 0.1 ले लो, ठीक, इधर राइट साइड में। तो ऑब्वियस सी बात है कि f ऑफ 0.1 भी आपका 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 अपॉन 0.1 कैंसिल हो गया एंड 2 आ रहा है, राइट, ठीक है। ये हमने क्या ली, एक राइट साइड में वैल्यू देखी इसकी 0.1 यहाँ पे, ठीक है, एंड 1 समझ लो आपका इधर है, 1 इधर है, फिर 2 इधर है, फिर 3 इधर है, एंड इधर से मैं -1 इधर लेती हूँ, -2 इधर लेती हूँ, -3 फिर इधर होगा कुछ, ओके। सो 0.1 लिया हमने, ऑल राइट। अब ऐसे ही लेफ्ट साइड में अगर ले लो तो f ऑफ -0.1, ठीक, तो ये इधर कुछ होगा ऐसे -0.1, ठीक है, इधर होगा तो इस ये भी कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, तो ये भी देगा 2 मल्टीप्लाइड बाई -0.1 अपॉन -0.1, और आप यहाँ पे भी ये ऑब्जर्व करो, ये दोनों भी कैंसिल जाएंगे, 2 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ 0 पर ही हमें वैल्यू नहीं पता है, ठीक। तो ठीक है, हम ऐसा करते हैं, एग्जैक्टली एट 0 पे वैल्यू नहीं पता कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारी जो x है ये बिल्कुल 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 हम करीब कर दें, किसके, 0 के, एकदम 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 0 तक अगर एकदम करीब पहुंचा दे, मतलब बस यही वहाँ पे एक कसर रह जाए हमारी कि 0 एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, बाकी उसके एकदम करीब कर दे, इतना करीब कर दे कि वो 0 है, एग्जैक्टली एट 0 है कि उसके करीब है, इस चीज़ में कुछ फ़र्क ना ज़्यादा पता चल पाए, ठीक है। 0 के बिल्कुल पास, एकदम करीब, यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा, एग्जैक्टली एट 0 की बात नहीं हो रही है, एकदम 0 के करीब की बात हो रही है। तो ये किया जा रहा है कि x को 0 के इतना करीब कर दो, इतना करीब कर दो, बिल्कुल करीब वाली वो चीज़ करो, तब आपका fx ऐसा तो नहीं है कि नॉट डिफाइंड होगा, बट fx भी आपकी ये वैल्यू होती है ना फंक्शन की fx, ये भी किसी ना किसी वैल्यू पे जाके किसी न किसी वैल्यू के करीब जाएगी, ठीक है, वो चीज़ होगी। जैसे कि फिर से एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, एग्जैक्टली एट 0 पे फंक्शंस डिफाइंड नहीं है, बट आप क्या करोगे इस केसेस में, जिस भी नंबर पर जो भी नंबर आप डालते हो एंड उस पर कुछ ऐसा नॉट डिफाइंड टाइप का आ जाता है, उस नंबर को क्या करोगे, वो जो x है उस नंबर के बिल्कुल करीब 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 कर दोगे, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली वो नंबर नहीं रहेगा, लेकिन उसके आसपास एकदम रहोगे, x जो वैल्यू रहेगी x की, ठीक है। अब जब x को एकदम उसके उस नंबर के अप्रोच करवा दोगे कि एकदम टेंडिंग टू 0, इसको बोलते हैं टेंडिंग टू 0, ठीक है, मतलब 0 के बिल्कुल करीब है। अगर x 0 के बिल्कुल करीब है तो fx कहाँ जाएगा, तो fx कहाँ जाएगा, fx भी किसी वैल्यू के एकदम करीब जा रहा होगा, सपोज दैट वैल्यू इज l, ठीक है। तो उसी l को हम बोल देते हैं लिमिट ऑफ fx या फिर ऑफ द गिवन फंक्शन एट जो भी है दिस 0, ठीक है, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन fx एट दिस 0, जब मतलब x 0 की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, 0 के एकदम करीब पहुंच रहा है, तब हमारा फंक्शन जिस वैल्यू की तरफ जा रहा होता है वो जो है कि वो वैल्यू हमारी लिमिट ऑफ दैट फंक्शन हो जाती है, ठीक है। सपोज यहाँ पे हमने l ले लिया, ओके। अब यहाँ पे 0 की जगह कोई भी हो सकता है, तो चलो एक कॉमन ले लेते हैं c, ठीक है, एक कोई कांस्टेंट है, हर फंक्शन में ये कांस्टेंट्स बदलते रहेंगे, कभी 2 पे कोई चीज़ डिफाइन नहीं होगी, कभी 3 पे डिफाइन नहीं होगी, कभी कोई भी, ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। जब इस तरह के एक्सप्रेशन हमको मिल सकते हैं तो उसी केसेस में जो है कि उसी केसेस को रिजॉल्व करने के लिए ये सारी प्रॉब्लम हमने लिमिट जो है कि इंट्रोड्यूस की गई, एंड इससे ये सब प्रॉब्लम्स जो है कि सॉल्व हो जाती हैं, ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, लिमिट भी x भी टेंड कर रहा है अगर c को, तो वो किस तरफ से कर सकता है। अरे भाई आप प्लेन ऑफ द पेपर की अभी हम बात करते हैं, हम कोई 3D की और उसकी बात नहीं करते, एक लीनियर बात करते हैं अगर, तो इट इज़ ऑब्वियस ना कि वो लेफ्ट हैंड साइड से आएगा। कोई भी अगर लीनियर बात करूँ मैं, एकदम रियल लाइन की बात करते हैं ना हम लोग, तो इट इज़ अ लाइन, ठीक है। तो लाइन में जब प्लेन वेन की बात अभी नहीं कर रहे हैं, प्लेन में 2D में लिमिट्स वगैरह आप फिर आगे जाके पढ़ोगे, अभी सिर्फ लाइन है, ये रियल लाइन, कोई भी इसमें से वैल्यू होगी, सपोज अल्फा है, तो उसके करीब
उसके करीब हम किस तरफ से, किस किस जगह से आ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो जगह से, ठीक है, क्योंकि x है, ये मान लो ये x है आपका, x एक्सिस है, एंड x एक्सिस से ही आपको आना है। अब कौन कौन से डायरेक्शंस हो सकते हैं, ऑब्वियसली राइट हैंड साइड हो सकता है एंड लेफ्ट हैंड साइड हो सकता है, ठीक है, राइट हैंड साइड हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड, दो तरीके से आ सकते हो, लेफ्ट साइड से, ठीक, एंड राइट साइड से, ठीक है। मतलब लेफ्ट साइड से मतलब क्या, राइट साइड से मतलब ये है कि कभी एकदम इसकी करीब करीब वैल्यू 0.2 है, फिर 0.1 है, तो इधर से हम एकदम 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 करीब आ रहे हैं अल्फा के, ओके। एंड इधर से अगर बात की जाए तो ठीक है, चलो इधर -0.2 है, इधर -0.1 है, तो इधर हम ऐसे लिख लिख के एकदम करीब जा रहे हैं अल्फा के, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों, दो साइड से हम आ सकते हैं, तो हमारी दो साइड से लिमिट्स हमारी बन जाएंगी, ठीक है, कि आप करीब अगर जा रहे हो उस वैल्यू के, तो आप किस डायरेक्शन से जा रहे हो ये भी मैटर करता है, ऑलराइट। तो जब इन दोनों डायरेक्शन से हम उस अल्फा की ही तरफ जाएंगे, ठीक है, जब अल्फा की ही तरफ दोनों डायरेक्शन से हम जाएंगे एंड तब हमको सेम ही वैल्यू मिलती है एफ एक्स की, ठीक है, तब वो वैल्यू कही जाएगी लिमिट, ठीक है। जब भी लिमिट एग्जिस्ट करने की बात आपकी होती है, तब आपकी क्या होती है, हमेशा यहाँ पे मैं लिख दूं जरा, तब आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू योर राइट हैंड लिमिट, ठीक है। हमेशा जब आप लेफ्ट की तरफ से आ रहे हो, राइट की तरफ से आ रहे हो, तो लेफ्ट की तरफ से जब आते जा रहे हो, तब जब अल्फा आपकी लेफ्ट, जब राइट की तरफ से ऐसे आया, ठीक है, तब आपकी अल्फा किसी वैल्यू पे, आपने अल्फा रखा अगर यहाँ पे अल्फा के एकदम करीब करीब की कोई वैल्यू, तब वो अगर एल पे फंक्शन जो है टेंड कर रहा है, एंड लेफ्ट हैंड साइड से भी आप अल्फा की तरफ आ रहे हो एकदम करीब करीब उसके, एंड मतलब इन सारी वैल्यूज पे भी, ठीक, आपका जो एफ एक्स है वो किसी एक पर्टिकुलर सेम वैल्यू की तरफ, जो आर एच एस में था वही एल एच एस में होना चाहिए, ठीक है। जो आर एच एस में आप करीब आ रहे थे अल्फा के, तब आपका एफ एक्स एल की तरफ अगर कर रहा था टेंड, तो एल एच एस में भी आप जब अल्फा की तरफ जा रहे हो, तो आपका फंक्शन एल की तरफ ही अगर टेंड करता है, तो आपकी एल एच एल जो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है और राइट हैंड लिमिट होती है, दोनों ही आपस में इक्वल हो जाती है। एंड व्हेन ये दोनों वैल्यूज जो है कि इक्वल होती है, मतलब दोनों तरफ से हम सेम ही वैल्यू को टेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ये दोनों इक्वल होती है, तब आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। कहते हैं इस बात को हम इस तरह से बताते हैं, डिफाइन करते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल है, तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो इतना अगर आपको समझ में आ गया है, तो जो भी एक एग्जाम्पल है ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसको और अच्छे से भी देखते हैं। नाउ देखिए, अब इसमें देखिएगा, हम एक ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। दिस इज योर वाई एक्सिस हो गई, एंड अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, ये 0 है, ओके, एंड ये 0 हो गया, ठीक है। अब दूसरी चीज़ इसमें यहाँ पे 2, जब हम जा रहे हैं यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से 2 इसकी तरफ, 0 की तरफ, ये आपका आर एच एस हो गया। आर एच एस यानी राइट हैंड साइड है, अभी लिमिट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब एल एच एस से लेफ्ट हैंड साइड से 0 की तरफ बढ़ रहे हैं हम, यहाँ पे काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, नेगेटिव में, एंड इधर पॉजिटिव में काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो हम कहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं, दोनों साइड से 2 पे अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने कैसे किया, ये किस फंक्शन की बात कर रही हूँ मैं, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x अपॉन एक्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो मतलब यही है यहाँ पे कि जैसे जैसे आपकी ये, जैसे यहाँ पे 2 पे डिफाइन नहीं है, बट ये कुछ वैल्यूज़ पर, इसके आसपास की वैल्यूज़ जो है कि डिफाइन, यहाँ पे जैसे जैसे बढ़ते 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 वैल्यूज़ आपकी 2 की तरफ ही जा रही हैं, है ना, 2 की तरफ ही जा रही हैं। ये थोड़ा सा ऐसे बन गया, एक सेकेंड में बता रही हूँ।
हाँ, तो जैसे जैसे आपकी वैल्यू इसके करीब आ रही है, ठीक है, वैसे वैसे एकदम 2 के करीब वैल्यू इसकी चलती चली आ रही है। जैसे ये देखिए करीब वैल्यू मतलब जैसे मैंने यहाँ पे 0.1 लिखा, तो 0.1 पर मतलब आगे ऐसे जाते जाते कुछ वैल्यू यहाँ पे आ रही है y वाली, ठीक है, कुछ भी हो सकती है वो वैल्यू। ऐसे ही अब जब हम इसकी बात करें, ये सेकेंड वैल्यू, ये भी कुछ हो सकती है, 0.15 ले लो उसको, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ऐसे ही ये थर्ड वैल्यू है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप देखो ये करीब जा रहे हो इधर से राइट हैंड साइड से, ठीक है, 0 की तरफ, वैसे वैसे क्या कर रहा है, नीचे से ऐसे ऊपर 2 की तरफ वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, 2 की तरफ वैल्यू बढ़ रही है। अब क्या करेंगे, इधर की तरफ आ रही है ना, ठीक, ऐसे ही इधर भी हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से जब इधर की तरफ जा रहे हैं तो भी हमारी वैल्यू 2 की तरफ बढ़ रही है। तो बस ये एग्जैक्टली 2 पे डिफाइंड नहीं है, बट 2 की तरफ वैल्यूज हमारी बढ़ेंगी, ये मतलब होता है कहने का। ऑलराइट, तो इसको अगर हम लिखना चाहें, लिमिट को अगर हम लिखना चाहें कि क्या होता है इसका मतलब, तो ऑलवेज लिमिट लगाते हैं, लिमिट से इंट्रोड्यूस करते हैं। लिमिट का मतलब ये होता है ना कि एग्जैक्टली आपका ये बताने का मतलब होता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू, ठीक है, सी समथिंग, एनी भी कोई भी मतलब कांस्टेंट हो सकता है। यहाँ पे इस केस में 0 है, ठीक है, तो इस केस के लिए भी मैं लिमिट लिख के अभी बताऊंगी। सी है, ठीक, अगर मान लो, तो अगर f(x) हो गया f(x) इक्वल्स टू L, मतलब कि जब आपकी x की वैल्यू c की तरफ टेंड करती है, c के करीब करीब एकदम पहुंच चुकी है, तो आपका फंक्शन जो है कि L के तरफ टेंड करता है, ठीक है। तो लिमिट इक्वल होती है फंक्शन की वैल्यू नहीं L के बराबर है, ठीक है। लिमिट मतलब जैसे x किसी तरफ पहुंच रही है, जैसे जैसे x जा रहा है c की तरफ, वैसे आपका f(x) जा रहा है L की तरफ, ये बात है सिंपल सी। अगर देखना चाहो c की तरफ जा रहा है x, तो किस किस तरफ से जा रहा है, दोनों साइड से जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से। ओके, अब हम इंट्रोड्यूस करते हैं, ये तो पूरा हमारा लिमिट की बात हो गई। अब हम इंट्रोड्यूस करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में। अब देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट साइड से आ रही है, तो इट इज़ ऑब्वियस कि जो आपकी c है उससे थोड़ी सी कम वैल्यू होगी। इट इज़ मतलब बहुत ही कंफर्म बात है ये कि सबको समझ में आ रही होगी। लेफ्ट हैंड साइड से आएगी तो c से थोड़ी सी कम वैल्यू होगी, ठीक है। तो मतलब कि आपको c से थोड़ी सी कम वैल्यू इसकी जगह पे रखनी होगी x की जगह पे, ठीक है। तो इट इज़ ऑब्वियस, चलो ठीक है, लिमिट है। अब आपका यहाँ पे लिमिट के बाद नीचे जो लिखना है हमें, वो अभी मैं छोड़ रही हूँ। f(x) की जगह f में ये जो x होता है अंदर, उसकी जगह पे क्या लिखा जाएगा, जैसे c को टेंड कर रहा है लेकिन लेफ्ट हैंड से टेंड कर रहा है, लेफ्ट हैंड की तरफ अगर मैं बात करूँ तो लेफ्ट हैंड की तरफ c से कुछ छोटी वैल्यू होगी, जस्ट छोटी, मतलब बहुत कम ही डिफरेंस होगा c में और उस वैल्यू में, जो भी वैल्यू अभी यहाँ पे मैं रखने वाली हूँ। तो समझ लेते हैं, मान लेते हैं c माइनस h कोई वैल्यू है जो हमने रख दी लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब एग्जैक्टली c तो रख नहीं सकते ना, c के बगल वाली कोई वैल्यू रखेंगे, वो भी लेफ्ट हैंड साइड से, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट अभी डिफाइन कर रहे हैं। तो c माइनस h रख दिया हमने यहाँ पे x की जगह पे। चलो ठीक है भाई, c के बगल वाली वैल्यू है एंड लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू है c के। अब इसमें क्या होगा, ये हमें बताना है कि c एंड c माइनस h, c एंड c माइनस h, ठीक है। जैसे 0 है एंड माइनस ऑफ 0.1 है, तो ये तो चलो काफ़ी दूर हो गए, ठीक है, ये तो काफ़ी दूर हो गए, बट फिर भी एकदम इसी तरह से यहाँ पे ये c है समझ लो, एंड ये c माइनस h है, ठीक। तो इसमें क्या है, c एंड c माइनस h आपस में बहुत करीब हैं, ये भी हमें बात बतानी है, बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, ठीक है। तो ये बताने के लिए क्या करेंगे, ये बताने के लिए हम बताते हैं कि h जो है 0 टेंडिंग टू 0, मतलब h बहुत कम है, h बहुत कम, h इज व्हाट, h इज द गैप बिटवीन c एंड c माइनस h, है ना, h ही तो गैप है, वो h ही तो गैप है। अगर दो वैल्यूज लिखी हैं, यहाँ पे c लिखा है एंड यहाँ पे c माइनस h लिखा है, तो इट इज व्हाट, इट इज h ना।
तो h ही तो गैप होगा उन दोनों के बीच में। अब जब इस गैप को ही एकदम 0 बना दोगे, एकदम कम बना दोगे, तो c और c माइनस h एकदम करीब नहीं हो जाएंगे, c और c माइनस h ये वाली वैल्यू हो गई। मतलब h जो है एकदम छोटा कर दो, बहुत छोटा, ठीक है। तो बहुत छोटा करने के लिए हमने h टेंडिंग टू 0 कर दिया, ओके। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c माइनस h विल बी इक्वल टू l, ठीक। मतलब लेफ्ट हैंड साइड से भी l की तरफ ही जा रहे हो, जब ये वैल्यू रखते तो हमारा l आ रहा है, ये मतलब है कहने का, ओके। अब लिमिट राइट हैंड साइड, अब जैसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड बताया, तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, c प्लस h होगा, इट इज ऑब्वियस c प्लस h होने वाला है। सो लिमिट, क्योंकि c प्लस h तो पता ही होगा ना, यहाँ पे जैसे मान लो ये मैं बता देती हूँ, c है, इसके आगे वाली वैल्यू लेनी है तो यू हैव टू ऐड समथिंग टू इट, है ना। अब लेकिन वो आगे वाली वैल्यू भी बहुत करीब करीब होगी c के, बहुत पास होगी, और वो पास वाली वैल्यू बताने के लिए कि पास है वो h को, इसी गैप को आपको, ये गैप जो होगा h वाला, इसी गैप को आपको टेंडिंग टू 0 बताना होता है, विच इज ऑब्वियस, ठीक है। एकदम पास बताने के लिए 0, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ जिसमें दिमाग में एकदम बैठ जाए आपके कि क्या है एक्चुअली कॉन्सेप्ट, समझ में नहीं आता है जल्दी किसी को। c प्लस h, आई थिंक आप लोगों को तो समझ में आ रहा होगा। c प्लस h लिखा हमने राइट हैंड साइड के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए, RHL, ओके, ये कर दिया। एंड उसके बाद h टेंडिंग टू 0 अगेन, ओके। मतलब h बहुत छोटा है एंड c प्लस h के बीच में बहुत कम गैप है, ये बताने की कोशिश हमें करनी है। तो मतलब राइट हैंड साइड से भी आपका क्या हो रहा है, आपका वैल्यू l की तरफ ही जा रहा है। जब आप राइट हैंड साइड से c के जस्ट राइट हैंड साइड में जो वैल्यू आ रही है जस्ट बाद, ठीक है, जो वैल्यूज़ हैं उन वो भी जो है कि रखने पर फंक्शन में l वैल्यू आ रही है, एंड इसके लेफ्ट हैंड साइड रखने पे फंक्शन की l वैल्यू आ रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से दोनों तरफ से जब x हमारी c की तरफ बढ़ रही है तो हमारा फंक्शन l की तरफ बढ़ रहा है, यही हो गई लिमिट आपकी। जैसे आपका LHS और RHS एकदम सेम वैल्यू देगा तो दैट मीन्स आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है एंड उसकी वैल्यू l हो जाएगी, कोई भी वैल्यू हो सकती है, l कैन बी एनी नंबर, ठीक है। तो l वो लिमिट हो जाती है। अब इसके बाद ये तो आई थिंक समझ में आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एंड इसको एक और तरीके से हम लिखते हैं, ओके। ये तो चलो हो गया, हाँ चलो उसको मैं बताती हूँ अभी बाद में, ये पहले आप नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, आई थिंक सब ने नोट कर लिया होगा जो भी। अब इसमें देखिए, आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट को एंड राइट हैंड लिमिट को एक और तरीके से लिखा जा सकता है। रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, एक दो तरीके होते हैं जो बुक्स में दिए होते हैं, तो वो भी एक बार देख लीजिए आप जो है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, वो ऐसे हमेशा लिखते हो कि लिमिट x टेंडिंग टू, अगर आपको किसी नंबर c है अगर, ठीक है, या फिर कोई a है तो उसके अगर टेंड कराना है उसकी तरफ, एंड लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में बताना, तो a माइनस लिखोगे, मतलब a माइनस वाली बात मतलब वही हो गई कि आप x टेंडिंग टू h बताते हो एंड f की जगह पे a माइनस h लिखते हो, ठीक है, यहाँ लिमिट लगाते हो। तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है, ठीक है। तो a माइनस लिख दिया एंड fx लिख दिया यहाँ पे, बस, ठीक, ये बात है। इक्वल टू वैल्यू जो भी आएगी वो आएगी। अब लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर लिखना चाहें तो वो ऐसे लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस, ठीक है, a से बड़ी वैल्यू, जस्ट बड़ी वैल्यू लेके लिख रहे हैं इस फंक्शन में, एंड fx की वॉट एवर वैल्यू जो भी आएगी वो आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ हम लिखते हैं RHL के लिए एंड LHL के लिए, इक्वल्स टू l भी लिख सकते हो, यहाँ पे कोई भी l वैल्यू वहाँ पे आ जाएगी, ओके। ये हो गया। अब जो मेन चीज़ यहाँ पे अभी मैं बताने वाली हूँ वो है वैल्यू ऑफ फंक्शन वर्सेस आपका लिमिट ऑफ फंक्शन, ठीक है, एट अ पॉइंट, कोई भी पॉइंट है। तो चलो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वैसे ही ग्राफ टाइप का थोड़ा सा बना लेंगे।
दिस वन इज x, दिस वन इज y, ये x डैश हो गया। अब देखो ये है, यहाँ से ऐसे कर दिया, ये है 0, ये 0 हो गया। अब यहाँ पे मान लो कोई भी वैल्यू ले लो a, जिसकी तरफ आपको x टेंडिंग टू a करवाना है, ठीक है, x a की तरफ बढ़ रहा है, a पे हमें वैल्यू नहीं पता है, ओके। जैसे हमें ये करवाना है लिमिट x टेंडिंग टू a f(x), इसकी वैल्यू वी वांट टू नो, हमें नहीं पता, ओके, दिस वी हैव टू डू। सो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये लिमिट नहीं फाइंड किया जाए, लिमिट की जगह पे अगर मैं f ऑफ a ही फाइंड करूं डायरेक्ट, ठीक है, तो वो समथिंग वैल्यू m आ जाए। ऐसा नहीं है कि वो नॉट डिफाइंड ही होगा हमेशा, ठीक है, वो m आ जाए। मान लो m कोई वैल्यू है यहाँ पे, ये m है एंड ये ऐसे ये चीज़, ठीक, ये m वैल्यू आ गई। अब इसमें देखना, ये लिमिट ऑफ फंक्शन की बात मैं नहीं कर रही हूँ, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन लिख दूँ मैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू a इज m, यहाँ पे m है वैल्यू, ठीक है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन m है, इट इज़ नॉट लिमिट ऑफ द फंक्शन, ये m है, बट नॉट नेसेसरी कि आपकी वैल्यू ऑफ द फंक्शन, अगर वो फंक्शन डिफाइंड है उस नंबर पे, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल बी इक्वल टू लिमिट ऑफ द फंक्शन, इट इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है। अब इधर जो है हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड की साइड से इसे मान लेते हैं ये a माइनस एच है लेफ्ट हैंड की तरफ से, एंड राइट हैंड की तरफ से a प्लस एच, राइट हैंड की तरफ से a की तरफ आना हम शुरू करते हैं, ठीक है, a की तरफ हम आए, दोनों साइड से हम a की तरफ आएंगे, ठीक है। सो इट्स नॉट नेसेसरी ना, ये l की तरफ भी जा सकता है, ठीक है, l की तरफ भी ये वैल्यू जा सकती है, नॉट नेसेसरी वो m ही आएगी। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाली लिमिट दोनों हमने अगर निकालनी तो वो l कोई दूसरी वैल्यू भी हो सकती है। हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपकी जो फंक्शन पे जो वैल्यू, आप अगर मान लो x इक्वल्स टू a है, आपने फंक्शन में रखा a, तो उसकी वैल्यू m आ रही है, f(x) की वैल्यू, बट अगर आप उसी पे ऐसे करवा के फाइंड आउट करते हो कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a f ऑफ x, तो ये अगर फाइंड आउट करते हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट वो हो सकता है लेफ्ट साइड से a की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ रहे हो, तो आपका f ऑफ x l की तरफ बढ़ रहा है, एंड जैसे जैसे राइट हैंड साइड से हम a की तरफ बढ़ रहे हैं तो तब भी f ऑफ x l की तरफ बढ़ रहा है, देन उस केस में लिमिट ऑफ जो होगी फंक्शन, इट विल बी इक्वल्स टू l, नॉट, इट विल नॉट बी इक्वल्स टू m, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल बी इक्वल टू द लिमिट ऑफ द फंक्शन एवरी टाइम, ऑलराइट। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट वैल्यू ऑफ फंक्शन विल बी इक्वल टू लिमिट ऑफ फंक्शन, ठीक है, ये बात एकदम ध्यान रखने वाली है, हमेशा ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा हो सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है, ठीक है, कभी ऐसा नहीं सोचना कि लिमिट ऑफ फंक्शन विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, ऑलराइट। तो ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सॉल्व अ क्वेश्चन इससे ही रिलेटेड कि आपका जो फंक्शन, जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है वो इक्वली होती है आपकी लिमिट ऑफ द फंक्शन की, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक फंक्शन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 है ये पूरा फंक्शन। यहाँ पे x इज़ नॉट इक्वल्स टू 3 वाली बात कही गई है, एंड यहाँ पे कहा गया है कि x, ये जो f(x) है वो 3 है व्हेन आपका x इक्वल्स टू 3 आ रहा है, ठीक है। तो एट x इक्वल्स टू, यहाँ पे देख लो एकदम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इट इज़ क्लियरली मैंशनड इन दिस क्वेश्चन, ये जो फंक्शन है इसमें क्लियरली मैंशनड है कि एट x इक्वल्स टू 3 फंक्शन की वैल्यू 3 गिवन है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन, the given function at x equals to 3 is 3, ठीक है, यानी कि वैल्यू एग्जिस्ट करती है, फंक्शन जो है कि वहाँ पे अगर x की जगह पे रखोगे 3 तो आपको 3 देगा, ये बोल रहा है क्वेश्चन में।
नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब आपको लिमिट कैलकुलेट करके देखनी है। लिमिट कैलकुलेट करके इसलिए देखनी है, देखो कि क्या वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये क्या इक्वल है किसके, जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है वो जो लिमिट ऑफ फंक्शन के इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, दिस यू हैव टू, लिमिट ऑफ फंक्शन इन दिस केस है कि नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पे इक्वल साइन तो मैंने लगाया है बट क्वेश्चन मार्क है इस पर, अभी मैं वापस से आऊँगी। ओके, तो यहाँ देखो लिमिट तो अभी मैंने कैलकुलेट करना सिखाया नहीं है, बट देन टू मैं बहुत इजीली कर रही हूँ उसको। तो देखना x टेंडिंग टू यहाँ पे हम 3 करते हैं, 3 की तरफ जा रहा है। ओके, इट इज़ नॉट इक्वल टू 3 लेकिन टेंडिंग टू 3, नॉट इक्वल टू मतलब एग्जैक्टली नॉट इक्वल टू, टेंडिंग टू हमें करना है। ओके, इससे मत समझ लेना कि नहीं टेंडिंग नहीं करना है, इसके टेंडिंग ही करना है, एग्जैक्टली 3 के इक्वल नहीं करना। ऑल राइट, ये देखो अब ये fx हो गया। ओके, अब x टेंडिंग तो fx की जगह ये लिख दो डायरेक्टली, जो भी फंक्शन गिवन है, x² - 9 x - 3। ओके, तो हमारा x टेंडिंग टू 3 है, ना कि एग्जैक्टली इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो एग्जैक्टली इक्वल टू 3 नहीं है तो इट इज़ ऑब्वियस कि हम जो है कि ऊपर का ये जो कैंसिल आउट वाला रीज़न होता है, ठीक है, कैंसिल आउट कब नहीं करते हैं, जब वो 0/0 कुछ फॉर्म में आ रहा हो वैल्यू रखने पर x की, तो x की वो वैल्यू तो यहाँ पे इंक्लूडेड ही नहीं है, तो वी कैन कैंसिल आउट। ठीक है, तो x - 3 हो जाएगा यहाँ पे एक ब्रैकेट में, एंड x + 3 हो जाएगा। मैं यहाँ पे अभी कुछ बोल गई, आई थिंक कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा। यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 3 रखोगे एंड यहाँ पे 3 रखोगे तो 3 - 3 ऊपर बनेगा एंड नीचे 3 - 3 बनेगा, दैट विल बी 0/0 फॉर्म। ठीक है, 0/0 फॉर्म हो जाता है, एंड ऐसे ही फॉर्म्स के लिए हमें लिमिट की ज़रूरत पड़ती है। तो 0/0 फॉर्म में इट इज़ ऑब्वियस कि हम ये वेरिएबल फॉर्म में भी होगा अगर, एंड अगर इसके डोमेन में या अभी हम जो लिमिट फाइंड आउट करें इसमें 3 इंक्लूडेड रहेगा तो हम इसे कैंसिल आउट नहीं कर सकते। ओके, बट यहाँ पे 3 इंक्लूडेड नहीं है, हमेशा याद रखना, इट इज़ टेंडिंग टू 3 नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 3। ओके, सो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो रियल नंबर बच ही जाना है। ओके, वेदर इट इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव, सो बच ही जाना है, तो वो कैंसिल आउट हो ही जाना है, तो इसे कैंसिल कर देते हैं, इसलिए हम डायरेक्टली रैशनल फंक्शंस में ऐसा करते हैं। ओके, अभी मैं लिमिट निकालने के तरीके आपको बाद में बताऊंगी, बट यहाँ पे अभी कैंसिल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं ये भी मैंने बता दिया। अब देखो लिमिट हो गया ये, x टेंडिंग टू 3 वैसे का वैसे ही रखना है, और x + 3 बचा है। ठीक है, अब ये क्या करोगे, इसके बाद क्या करोगे, h वाली बात आ जाती है, x टेंडिंग टू 3, तो डायरेक्टली आप 3 नहीं रख सकते हो, टेंडिंग टू 3 वाली बात है, तो लिमिट लास्ट में h टेंडिंग टू 0 आ जाता है, एंड x की जगह पे आप एक तो आप LHS भी रखते हो, RHS भी रखते हो, दोनों चीज़ें रखते हो, जिसमें आपका एक जगह आप रखते हो 3 - h + 3, एंड एक में रखते हो कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 आपका 3 + h + 3 आता है। ठीक है, तो उसमें आपका h एकदम 0 के बराबर हो जाता है, तो h को आप नेग्लेक्ट ही कर देते हो, एंड ये 3 + 3 इस केस में भी आपका 6 आ रहा है, मतलब LHS वाले केस में भी, LHL वाले केस में भी 6 आ रहा है यहाँ पे, एंड यहाँ भी 3 + 3 आपका RHL वाले केस में भी 6 ही आ रहा है। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में आपका 6 आ रहा है, तो कैसे आ रहा है ये भी समझ में आया। x टेंडिंग टू 0 है यहाँ पे, तो उसको कुछ भी आपको कंसिडर नहीं करना है। ठीक, कुछ कंसिडर नहीं करना है, और मतलब कि ये हट ही जाएगा यहाँ से, कुछ उसका मतलब नहीं है। तो 3 + 3 सी को तो लिमिट कहते हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं होती है ना। 3 + 3 6 आ रहा है, तो अब देखो यहाँ पे कि LHL = 6, RHL = 6, दैट मीन्स लिमिट की वैल्यू 6 ही आएगी, एंड ये 6 है, एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो गिवन है वो 3 है। तो इट इज़ प्रूव्ड इन दिस क्वेश्चन दैट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज़ नॉट इक्वल टू लिमिट ऑफ द फंक्शन ऑलवेज। ठीक है, ज़रूरी नहीं हमेशा ऐसा हो कि वो नहीं ही इक्वल होगा। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि हाँ ऑलवेज इक्वल होगा। ठीक, दोनों बातें कह सकते हो, दोनों बातें एक दूसरे की क्या है, सेम ही है, कि ज़रूरी नहीं है हमेशा नॉट इक्वल टू हो, और ज़रूरी नहीं है हमेशा इक्वल हो, मतलब कभी इक्वल भी हो सकता है, कभी नहीं भी इक्वल हो सकता है। ओके, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन इज नॉट इक्वल टू लिमिट ऑफ फंक्शन ऑलवेज। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, वैल्यू ऑफ द फंक्शन
इज इक्वल टू द लिमिट ऑफ फंक्शन ऑलवेज. इट इज़ नॉट नेसेसरी. ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी. चलो, आई थिंक समझ में आ गया ये. ओके, सो नोट इट डाउन. So I think students, whatever we have covered today in the chapter limits, आपकी समझ में आया है. And if there is any doubt related to the concept or related to the questions in limit, आप please मुझे comment section में बताएं. I'll definitely answer your questions. Okay, so मिलते हैं next lecture में. तब तक के लिए best of luck for your studies.